Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Debunking mythology. Mythology means is made of two root words: myth, Sanskrit myth, and logos, which means science of truth, or science of fake lie imagination, or study of fake lie imagination. Opposite of that is Sathology, made from Sat and logos. Sat is a Sanskrit root word, so it means science of truth or study of truth. Don't use the word Sathology for any Abrahamic or any other Western narratives of history. And I'm saying the reverse meaning, you've seen the other ones also. Use the word mythology for Abrahamic history. For Sathology, you need to use only for Ramayana, Mahabharata, or Vedic history mentioned in Purana. So today we are continuing the European series. And in the last show, you saw what is the real meaning of freedom. आपने पिछले शो में देखा कि जो फ्री जो बोलते हैं लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। आज हम लोग नेक्स्ट शो में हम घुसने वाले हैं। सो यू ऑलरेडी नो whom we are going to speak with. So let us welcome प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। नमस्ते। नमस्कार आदित्य जी और सबको जो मुझे सुन रहे हैं सबको प्रणाम और आपकी टीम को भी प्रणाम थैंक यू। और कमेंट करने वालों को विशेष प्रणाम। एक कमेंट तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भेज रहे हैं, वेरी वेरी एजुकेटेड कमेंट्स भेज रहे हैं। जी अच्छा, ये जो आपने पिछले शो में बात किया फ्री के बारे में, और हम लोग ने आपने डिटेल में बताया कि किस तरह लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का क्या अर्थ था, एंड हाउ दे आर कॉल्ड द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। सो आज के शो में अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से जो यूरोपियन पुअर लॉ है, जो यूरोपियन पुअर लॉ, उसके बारे में आप हमको शेयर करिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी शेयर करूंगी कि जिन लोगों को फ्री किया गया उनके साथ फ्री करने के बाद स्टेट क्या करता है। कहाँ का स्टेट, राज्य नहीं, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इटली का। फ्री करने के बाद क्या करता है, इनका फ्री मतलब है दूसरे का सब स्वत्व का हरण। और अभी तो जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो कुल इतनी थी कि जमीन छीन लिया, घर छीन लिया, अपनी जगह से भगा दिया। लेकिन वस्तुतः ये तो मनुष्य का जो स्व है, जो उसका आत्म तत्व है, उसको छीनने का कोशिश करते हैं, छीनते भी हैं। छीन पाना किसी के वश में नहीं है। क्यों? कि स्व तो परमात्मा का अंश है, चिदंश है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन अज्ञान में ये उसको तक छीनने की कोशिश करते हैं। और ये चर्चा मैं करूंगी जब मैं चर्च के, कहते तो है क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, वस्तुतः सही शब्द है चर्च कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि जब बेचारे क्राइस्ट ही नहीं कोई नाम के व्यक्ति हुए तो क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियन कहाँ से आए। ये चर्च का मिथोलॉजी है, चर्च का कंस्ट्रक्ट है। तो आज हम बताएंगे कि जिन लोगों के पुअर लॉस कानून के तहत जिन लोगों के गाल दाग दिए जाते हैं तपते लोहे से, कभी एस लिखते हैं, एस का मतलब स्लेव, कभी वी लिखते हैं, वी का मतलब आवारा, वेगा बाउंड, कभी आर लिखते हैं, लिखते नहीं हैं, उसका जो लोहे का गर्म साचा है एस वी और आर का, उसको तपा के लाल करके गाल पे, छाती पे, माथे पे दागते हैं, कोड़ों से मारते हैं। और ये सब करते करते 100, 200, 300 साल में थक गए तो इनकी संख्या बढ़ गई। संख्या कितनी बढ़ी, अभी जब सेंसस पर हम आएंगे, सेंसस वहां कभी था ही नहीं। जो जनसंख्या के आंकड़ों का जो अनुमान है उस पर जब हम आएंगे तो जिसको ये भीड़ कह रहे हैं वो भीड़ कितनी छोटी संख्या है। तो फिर इनको भीड़ क्यों लग रही है?
क्योंकि खाने को नहीं है। जो खाने को है वो इतना कम उपज है कि वो बहुत थोड़े लोगों के लिए पर्याप्त है। तो बाकी भीड़ है, क्राउड है, मासेस है, पीपुल है। इन शब्दों के हिंदी अनुवाद करने ही नहीं चाहिए। ये प्रजा नहीं है, जिसको सिटीजन कहते हैं, ये प्रजा नहीं है। पीपुल प्रजा नहीं है। मासेज जनता नहीं है, आम आदमी नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको नष्ट कर देना है, एनिलेट कर देना है, मार देना है, भगा देना है। मारने में शक्ति खर्च हो रही है, इसलिए समुद्र के रास्ते भगा देना है। और इन भगाए हुए लोगों से यूरोपियन ऑफशूट बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब सारी चीजों की हम आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग पिछले वाले एपिसोड में, पिछले बुधवार को जो हम लोगों ने चर्चा की थी, वो ये बताया था कि जो इनक्लोजर मूवमेंट था उसमें किसानों को जमीन से किसान भी नहीं है, उनको बॉन्डेड लेबर ही कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थ में जो किसान है उसका कोई लेना देना उन लोगों से नहीं है जिनको ये फार्मर या पेजेंट कह रहे हैं और जिनको वहां से भगाया गया। इन सब पर हम अलग अलग बाद में बात करेंगे। तो जिनको भगाया गया तो खेती तो बंद हो गई। उन बड़े क्षेत्रों में खेती की जगह भेड़ पालन होने लग गया, तो अनाज की और अधिक कमी हो गई। ये अनाज बहुत थोड़े से लोगों के लिए पर्याप्त था। तो मैं अपनी इस पुस्तक के जो पढ़ रही हूँ, इसके पेज संख्या 63, 64, 65 पर हूँ। तो लगातार अकाल आने लग गए, अनाज की कमी हो गई। तो मैं जिस ऑथर को कोट कर रही हूँ वो ऑथर है ब्रॉडेल। ब्रॉडेल बताते हैं कि अनाज की कमी और अकाल के दौर में शहरों कस्बों में तो थोड़ा बहुत अनाज का उपाय था, लेकिन गांवों में तो बिल्कुल नहीं था। और एक मिनट में थोड़ा सा अकाल के बारे में बता दूं। यूरोप में बार बार अकाल पड़े। 1308 से 1318 के बीच में अन्न की भीषण कमी रही। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक डेथ का है, जिसको प्लेग कहते हैं, बेबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ, जिसमें यूरोप के एक तिहाई से, दो अनुमान है, एक अनुमान है एक तिहाई, एक अनुमान है एक चौथाई लोग मर गए। ये मरना कैसा होता है? ये दफनाए नहीं जा रहे हैं, ये लाशें सड़क पर पड़ी हैं, सड़ रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं, खा के कुत्ते मर रहे हैं, सियार खा रहे हैं, सियार खा के मर रहे हैं, बाकी जंगली जानवर खा रहे हैं, खा खा के मर रहे हैं, चील, कौवे और जो वहां के पंछी हैं खा के मर रहे हैं। और ये सब सालों, सालों नहीं, दसों साल नहीं, सैकड़ों साल तक बेबेनिक प्लेग बहुत लंबा चला है। सब लाशें सड़ रही हैं। सड़ के जब खत्म हो गई तो हड्डियों से यूरोप की धरती सफेद हो गई। ये यूरोपियन वर्णन है। तो काले जो ये ब्लैक डेथ है, इस ब्लैक डेथ के बाद खाद्यान्न की कमी, भोजन की कमी उत्तर से शुरू होकर मध्य जर्मनी में फैली, फिर ईस्ट जर्मनी में फैली। ध्यान दीजिएगा, तब तक जर्मनी नहीं है। जर्मनी नाम का देश तो 1870 में बिस्मार्क ने बनाया है। लेकिन यहाँ बड़े आराम से ब्रॉडेल लिखते हैं जर्मनी में। अरे जर्मनी तो था ही नहीं। तो हमको इन चीजों को बहुत क्रिटिकली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे जी हमने तो एक किताब में पढ़ा था। आप तो बताती हैं कि लेट 19th सेंचुरी में जर्मनी नेशन आया है। हमने तो पढ़ा था जर्मनी में अकाल था। तो अगर जर्मनी देश ही नहीं था तो अकाल कैसे पड़ा? तो ये जो मैं सारे सन समय डिटेलिंग करती हूँ, ये इन किताबों का ये जो फॉल्सहुड है, जो झूठ को, एक आभास को
क्रिएट करने का जो एफर्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर यूरोप में खाने का इतना अभाव हुआ, खाने को कुछ नहीं, ना अनाज ना मांस, क्योंकि ब्लैक डेथ में जानवर भी मर रहे हैं, जानवरों का देखभाल भी नहीं हो रहा है, तो मांस भी नहीं है। इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, राइनलैंड और लिबोनिया तक सब जगह अकाल अकाल अकाल। फिर पेज 64 हमारी किताब का ये कह रहा है कि फ्रांस तो विशेष देश है। फ्रांस को तो जो इमेज है वो ये है कि बड़ा संपन्न ठीक ठाक सा देश है, तो वहां 10वीं शताब्दी में 10 बार अकाल पड़ा। फिर ध्यान दीजिए, फ्रांस नाम का कोई देश 10वीं शताब्दी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं में नहीं है। शुरू में तो इसको गॉल कह रहे हैं, नेशन स्टेट के रूप में ये 18 सेंचुरी के बाद आता है, लेकिन लेखन में इन सारी बातों को ये गायब कर देते हैं। ये कौन? जो यूरोप वाले, जिनको स्कॉलर कहते हैं, जो यूरोप वालों के और अमेरिका वालों के अनुसार उनके बड़े विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए ऐसा काम एशियाई, अफ्रीकी या भारतीय स्कॉलर करें, तो क्या यूरोपीय अमेरिकी लोग उनको स्कॉलर कहेंगे? हम लोग तो ऐसे लोगों को अज्ञानी, मूर्ख और विद्या कार्य करने के लिए अनुपयुक्त कहते हैं। तो ये कह रहा है 10वीं शती में 10 बार, यानी 100 साल में 10 बार हुआ। 11th में 26 बार अकाल पड़ा। 12th सेंचुरी में 2 बार पड़ा। 15वीं में 7 बार। 16वीं में 13 बार। कहा? फ्रांस, फ्रांस वाले इलाके में, देश नहीं है। और ये क्या है? रिलेटिवली ठीक ठाक जगह, जहां खेती बाड़ी, अनाज बाकी यूरोपियन क्षेत्रों की तुलना में, अब हम देश नहीं कह के क्षेत्र कह रहे हैं, रीजन, एरिया। तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में 13 बार, 17वीं में 11 बार, 18वीं में 16 बार। और इन अकालों में रीजनल फेमाइन या फेमीन को काउंट नहीं कर रहे हैं। फ्री फ्रांस में 17वीं शताब्दी में 1628, 1631, 1643, 1662, 1694, 98, 1707, 1303 में कई बार अकाल पड़े। और यही बात है जर्मनी के बारे में। ये ब्रॉडेल कह रहे हैं, मैं या रामेश्वर जी नहीं कह रहे हैं। वहां मैदानी इलाकों और शहरों में अकाल एक रेगुलर गेस्ट था। कैसा भयंकर मेहमान। बीच में छोड़ के फिर आगे पढ़ रही हूँ। फ्लोरेंस अधिक गरीब इलाका नहीं है। वहां के लोग 1371 से 1791 के 425 साल में 111 साल, यानी एवरेज 4 साल के पहले ही भूख से तड़पने को विवश हैं। बाकी जो 300, 350 साल है, उसमें किसी तरह से गुजर बसर चला। केवल 16 साल 400 साल में ठीक अच्छी फसल का साल है। तो इसमें जो कल्पना है, जो डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा, एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां अनाज, अनाज भी छोड़िए, अनाज तो बहुत कम इनके खाने पीने में, अनाज, मांस, जड़ी बूटियां, जड़, कंद, मूल, फल, पत्ता, घास, ये सब खाया जा रहा है। ये सब इतने कम मात्रा में है कि लोग तड़ातड़ मक्खी मच्छरों की तरह मर रहे हैं। तो उस समाज का चित्त कितना कठोर, दयाहीन और नृशंस हो जाएगा, इसकी कल्पना कीजिए। तब समझ में आएगा कि श्रमिकों के साथ क्या होता है, किसानों के साथ क्या होता है। और अब जो हम बताने जा रहे हैं वो क्यों संभव है, क्योंकि किसी भी एशियाई, अफ्रीकी, दोनों अमेरिकी समाज में ऐसा उनके उनके जीवित स्मृति में कभी नहीं हुआ। किसी साहित्य में ऐसा कोई वर्णन नहीं है।
तो जिन लोगों को फ्री किया गया, जो पिछले लेक्चर में हम बताए, एनक्लोजर में मूवमेंट के बाद, जमीन छीनने के बाद, उनका रोजगार छीनने के बाद जिनको फ्री किया गया, वे इकट्ठे होकर भीड़ बनाकर उन नगरों में पहुंचे जहां पर कुछ ठीक ठाक था, गलियों में घूमकर भीख मांगे, और इस भीख मांगने के क्रम में दम तोड़कर मर गए, क्योंकि भीख नहीं मिलती। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में वेनिस और एमियंस में यही स्थिति थी। अब थोड़ा कलेजा थाम के, शहर वाले इन भिखारी बनने को विवश गरीब किसानों के आक्रमणों से अपनी रक्षा का प्रबंध करते थे, करना पड़ा। ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, ये अकाल से पीड़ित हैं, ये अनाज मांग रहे हैं और नहीं मिलने पर इनके अनुसार आक्रमण कर रहे हैं। शहरों में जो पहुंचते थे वे केवल आसपास के ही भिखारी बने हुए किसान नहीं होते थे, बल्कि दूर दूर से जो भगाए गए हैं वो इकट्ठे होकर दल बल के रूप में आते थे। एक कहानी है, एक बार ट्राइस नगर में 16वीं शताब्दी के अंत में ऐसे लोग इकट्ठे हुए। वे खेतों, मैदानों और गलियों में फैल गए, भूख से बिलखते चीथड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं। और कैसा है मुल्क, ठंडा, बर्फ, और इसमें ये चीथड़ों में घूम रहे हैं। अभी कपड़ों की बात जरा देर से मैं बताऊंगी, पहनते क्या है। भूख से बिलखते चीथड़ों में घूमने को मजबूर मक्खियां और कीड़े इन पर मंडरा रहे हैं। उन्हें केवल 24 घंटे शहर में रहने की इजाजत दी गई। ये मैं ब्रॉडेल को कोट कर रही हूँ। तब शहर के लोग, और शहर मैं आप लोग को बताऊंगी इनके शहर कैसे हैं जब मैं मिडिवल सिटीज की बात करूंगी। ये तो इनका मॉडर्न पीरियड है, 16वीं शताब्दी। मुश्किल से 10, 20, 30, 35 हजार को ये शहर कहते हैं। इन्हें केवल 24 घंटे शहर में रहने की इजाजत दी गई। परेशान होकर इस शहर के धनी और एलीट लोगों ने इन भिखारियों को बाहर करने का उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? रोटियां बनाई गई, बेक की गई। वो बेक करने वाले मजदूरों की क्या दुर्गत थी, 30 घंटे 40 घंटे काम करना, नहीं सोने देना बच्चों को, बड़ों को, वो मैं बता चुकी हूँ। तो रोटियां बेक की गई और गरीबों को कहा गया कि इस नगर के उस फाटक पर तुम खड़े हो, ये जो फाटक बनाए गए वो इन्हीं गरीब, नंगे, भूखे, फ्री लोगों से बचाव कीजिए। तो तुम वहां इकट्ठे हो तो तुमको रोटियां मिलेंगी। सारे के सारे वहां इकट्ठे हो गए, उनको रोटी दिया गया, गेट के बाहर करके गेट का दरवाजा बंद कर दिया गया। तो यूरोप में आप लोग बहुत सुनते हैं, मेयर का चुनाव हुआ, मेयर को एक चाबी दी गई। अमेरिका में भी बहुत सुनते हैं, मेयर का चुनाव हुआ, मेयर को एक चाबी दी गई। हम बराबर सोचते थे कि भारत में बहुत घूमी हूँ, लेकिन भारत के नगर तो छोड़ो, गांव में भी दरवाजे नहीं है। तो ये दरवाजे बनाए जाते हैं कुछ को अंदर रखने के लिए और कुछ को बाहर करने के लिए। तो मेयर को चाबी देने का जो ये ग्लोरियस मामला है, फ्री, ग्लोरियस, रिफॉर्म, रेवोल्यूशन, ये बड़े टेक्निकल शब्द हैं। आदित्य जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं और इसलिए फिर मुस्कुरा उनको रहा हूँ कि 2015 में डॉक्टर स्वामी आए थे सैन डिएगो में, सुब्रमण्यम स्वामी। तो जी मेरे पास, मैं उनका होस्ट था इधर। तो यहाँ के नेशनल सिटी के मेयर ने उनको चाबी दी थी। तो अब मुझे वो सोच के हंसी आ रही है कि कौन चाबी का अर्थ क्या है मेन। और एक चांदी के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए और कहा गया इस शहर में कभी मत आना। हम शहर वालों से मांगने की बजाय गॉड से जाकर मांगो, गॉड से भी मांगो और जो क्राइस्ट कंस्ट्रक्ट किया है उससे भी मांगो। यहाँ मत आना, यहाँ तभी आना जब अगली फसल तैयार हो
और यह कहकर गेट बंद कर दिया। तो आप कल्पना कीजिए गेट के बाहर लाशों की क्या व्यवस्था होगी, और जब उतने लाश होंगे तो बीमारी तो फैलेगी ही। अब जो ये पुअर लॉज की बात है, तो वो तो बताया मैंने, कोड़े की पिटाई, नंगा करके गाड़ी के पीछे लगाना। भी जो भयंकर है, जिस तरह इनको जो फांसी दी जाती है, काटा जाता है, लिटरली काटा जाता है, घोड़ों से इनका पैर पकड़ के खींचा जाता है, वो पूरा वर्णन मैंने हाथ में आया, फिर मुझे लगा आज नहीं बताऊंगी। जब दो घोड़े चीर नहीं पाते हैं तो चार घोड़े मंगा के चीरे जाते हैं, चीरने के बाद भी वो आदमी जिंदा रहता है। एक वहां है क्वार्टरिंग, चार टुकड़े, तो क्वार्टरिंग का मतलब हमको चार हिस्सा लगा। आज जिंदा आदमी को चार टुकड़े में फाड़ना या काटना। हम लोग फाड़ना जानते हैं, बचपन में देखा था, लकड़ी फाड़ी जाती थी, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे चूल्हे में जलाने के लिए। यहाँ आदमी फाड़ा जाता है, यही पुअर लॉस का है, वो थोड़े दिन बाद बताऊंगी। तो अभी पेरिस में, और ये मामला इंग्लैंड भी है, हॉलैंड भी है, सब जगह जब आदमी बीमार हो जाता है और काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल भेजने को मजबूर किया जाता है। मेरे लगातार मन में था, अभी मैं इसका पूरा खोज नहीं पाई हूँ हॉस्पिटल वाला मामला। जब 19 सेंचुरी में रॉसे चाइल्ड की गुदा की फुंसी का इलाज नहीं है, तो ये 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में जो हॉस्पिटल है वो भला क्या है। अंदाज है, लेकिन जब तक मैं खोज न लूं तब तक मैं बताऊंगी नहीं उसका डिटेल। तो यहाँ जो वर्णन ब्रॉडेल कर रहे हैं, ये ब्रॉडेल का है कि ये का ये शायद मार्क्स का वर्णन है। अस्पताल में जाने को बाध्य कर दिया जाता, और जो थोड़े हेल्दी लोग हैं उनको इकट्ठा करके जंजीर में बांध कर काम करने के स्थान पर लाया जाता, और उनसे शहर की नालियों की सफाई तथा मैले की सफाई का काम कराया जाता। ये थोड़ा समझा। मैला मतलब मानवीय मल, टट्टी। वहां इंग्लैंड में पूरा वर्णन बताऊंगी। टट्टी को 19 सेंचुरी में इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो क्या बताया था ना, बेड चेम्बर्स को 5-6 दिन जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको बैलगाड़ी नहीं, घोड़े गाड़ियों में लादते हैं, लाद के नगर के बाहर ले जाते हैं और उसका खाद बनाते हैं। इसको कहते हैं नाइट सॉइल। जब ये खाद बनाने लग गए तो उसके बाद पैदावार ज्यादा हो गया। तो ये जो फ्री लोग हैं, ये बीमार हैं तो हॉस्पिटल में वहां ठीक करके जंजीर में बांध के ले जाएंगे और ले जाके टट्टी उठवाएंगे। इंग्लैंड में जो पुअर लॉज बनाए गए, इसके बाद इन लोगों के जो हॉस्पिटल हैं, रैन बसेरे हैं, रात को रहने की व्यवस्था बनाई गई। तो बोलेंगे साहब कितना बढ़िया बात किया। जो रात को जिनको लाकर वहां ठहराते हैं उसको थोड़ा खाने को देते हैं, सवेरे बांध के जंजीर से, कोड़े से पीट के, दाग के काम कराने ले जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल और ये जेल, एक ये रैन बसेरे एक तरह का प्रिजन है। तो जब हम पढ़ें कि यूरोप में 16वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी से हॉस्पिटल है, तो अपना अपने भारत वाले हॉस्पिटल मत ढूंढिएगा। जेल भारत वाले जेल नहीं, जंजीर में बांध के कोड़े से पिटाई, दागना और टट्टी और गंदगी उठवाना। और ये जो टट्टी उठाई जा रही है केवल आदमी की नहीं है, जानवरों की भी है, कुत्ते की भी है, घोड़े की भी है, सुअर की, बकरी की, भेड़ की, सबकी है। डिजॉन नामक शहर में वहां की नगर पालिका के अधिकारियों ने कानून बनाकर इस बात की मनाही कर दी कि कोई भी नागरिक किसी गरीब को न तो सहारा दे और न दान दे।
ये एक शहर का कोटेशन है। ऐसे कानून लगातार बनाए गए, गरीब को सहारा ना दे, अपनी पत्नी को, बेटी को, माँ को सहारा ना दे, बेच दे, वो पूरा मैं बताऊंगी जब मैं जेंडर इशू पर आऊंगी। एक और ऑथर है राउप नेल, वो कहते हैं 17वीं शताब्दी के आरंभ में भिखारियों और आवारा लोगों का सर मुड़ा दिया जाता था। ये नहीं पता स्त्रियों के साथ क्या किया जाता था, आप थोड़ी कल्पना तो कर सकते हैं। तो भिखारी और आवारा लोगों का सर मुड़ा दिया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे, और शताब्दी के अंत में यानी 17वीं शताब्दी के अंत में उनको अपराधी ही घोषित कर दिया जाता था। तो ऐसे लोग अगर दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं तो उनके साथ जो कर रहे हैं वो इससे बहुत कम है। और पूरा वर्णन क्या चलता है, मानो कि जो गैर यूरोपीय देशों में ये लोग गए, उनके साथ जो अत्याचार किए वो अपने से हीन मानकर किए ना, इनकी औकात नहीं थी कि वैसा अत्याचार वो दूसरे महाद्वीपों के अन्य लोगों के साथ कर सके। ये जो कोड़े मारने का काम है ये अमेरिका में हुआ, जहां ये इकट्ठे होकर घेरा करके अफ्रीका के लोगों को कोड़े मार के काम लेते थे। पढ़ने में भी बुरा लगता है। अब अर्नल अर्नॉल्ड टाइनबी का नाम सुना होगा, यूरोप का एक बड़ा इतिहासकार है। ये कहता है, इसकी किताब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें ये कहता है यूरोप के अर्थशास्त्रियों का मत था, ये अर्थशास्त्री थे, गाली देना तो परमिशन नहीं है, या ये क्या थे, कि जनता को सड़कों पर मर जाने देना चाहिए, किसी पुअर लॉ की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल सड़क पर मर जाने दो। सड़क पर मर जाने से इसलिए रोका गया कि लाशों से बीमारी फैले। एक और ऑथर ब्रिक्स एंड जॉर्डन, और ये जो ब्रिक्स एंड जॉर्डन है ये भारतीय विश्वविद्यालयों में मैं जब पढ़ती थी 50 साल पहले तो बीए और एमए के संदर्भ की किताबों में था, तभी मैंने ढूंढ के निकाला था। ये मैंने ढूंढ के निकाला था 70, 72, 74 में, इस किताब में जो अभी पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज में कितने लोगों ने का ध्यान इस बात पर गया होगा। ब्रिक्स एंड जॉर्डन की किताब है इंग्लैंड का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसको जिनको विस्तार से पुअर लॉज की कठोरता और नृशंसता को पढ़ना है वो इस किताब को पढ़ाएं। यह उस चित्त वृत्ति को बताता है ब्रिक्स एंड जॉर्डन वाली पुस्तक में, जो ऐसे समाजों में पाई जाती है जो अभाव और कष्टपूर्ण संचित अनुभवों के कारण करुणा रहित और क्रूर हो जाते हैं। इसमें दो शब्द है, ऐसे समाजों का माइंडसेट जो अभाव के कारण, भारत में जो अभाव हुआ वो अभाव इस अभाव की तुलना में मतलब अभूतपूर्व समृद्धि है। और मैंने जो आपके यहाँ जियो पॉलिटिक्स वाला जो भाषण दिया है 12, उसमें मैंने बताया कि भारत का सबसे खराब समय पूरे भारत देश का अगर कहें तो 1945 के 1947 के बाद है, पीक उसका 1970s है, क्योंकि नेहरू की खराब पॉलिसीज के कारण। और 1947 के बाद जो अफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो रिसोर्स ट्रांसफर हुआ है वो 1945 के पहले होने वाले रिसोर्स ट्रांसफर का कई गुना है। इसको जानना है आपको तो आप फ्रेडरिक एफ क्लेरमा की किताबों को देखें, बहुत सी और किताबें हैं जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस में
ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस पहली की तुलना में इतना अधिक है कि अंकटाड की रिपोर्ट कहती है ब्लीडिंग फाइट, यानी कांग्रेस वाले नेहरू इंदिरा गांधी की रिजीम में भारत से भयंकर दोहन हुआ है, तो भी जो अभाव है उसकी तुलना इस अभाव से नहीं कर सकते हैं। और ये अभाव भी बहुत नन्हे समय के लिए था। उस भाषण को मेरा निवेदन है आप लोग अवश्य सुनिएगा। ऐसा अभाव और ऐसा कठोर चित्तवृत्ति आपको तिब्बत में भी नहीं मिलेगा, आपको मंगोलिया में नहीं मिलेगा, मंचूरिया में नहीं मिलेगा, जो यूरोप जैसे बर्फ के ठंडे इलाके हैं, जहां यूरोप जैसा कम उत्पादन होता है, वहां आपको करुणा मिलेगी, प्रेम मिलेगा, साझेदारी मिलेगी, क्योंकि वहां का अधिष्ठान है, वहां का आधार है, वहां का बैकग्राउंड है सनातन धर्म। बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध सनातन धर्म के एक सुपुत्र हैं, सनातन धर्म से बाहर नहीं है। तो क्यों वहां इतना भयंकरता हुआ और भयंकरता के कारण चित्त में नृशंसता हुआ, इसका कारण है चर्च का क्रिएट किया हुआ क्रिश्चियनिटी, जिस पर इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं वो मैं आगे के भाषण में बताऊंगी। अब जब ये लंबा इतना मामला चल रहा है 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में, तो यही लोग हैं जो अब भाग कर जाएंगे अमेरिका पोस्ट कोलंबस एरा में। मेरी किताब का पेज संख्या 70 ऐसे लोगों को, इसमें तो किसी का कोटेशन दिया है कि नाविकों की वृत्ति अपना ली, दे बिकेम सेलर, नो दे डिड नॉट बिकम सेलर्स। इनको छापा मार के, ये किताब है शायद फॉकनर का किताब में ये सारा डिटेल दिया हुआ है, छापा मार के आदमियों को उसी तरह पकड़ा गया जैसा अफ्रीका में अफ्रीकन लोगों को पकड़ा गया। इनको नाव में पटका गया और नाव से इनको भेजा गया उन एक्सपेडिशंस पर जिसको ये कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। जिन लोगों ने नई खोजी गई जगहों पर जाकर बसने का निर्णय किया, ये नई खोजी गई जगहें क्या थी? कोलंबस के बाद वाला आपका अमेरिका। इन पर जब बसने का कोशिश किया, जो बसने को भेजे गए वो कौन लोग थे? आवारा लोग, भिखमंगे लोग, छोटे छोटे अपराधों के सजा याफ्ता लोग, और अधिकांश मामले में कर्ज में डूबे हुए लोग, फ्री लोग। ये वही फ्री लोग हैं जिनको सब छीन के फ्री किया गया है और अब धक्का मार के यूरोपीय देशों से बाहर किया जा रहा है। जो लोग ये डिस्कवरी कर रहे हैं, जिनको पायरेट्स कह रहे हैं, जिसमें एक नाम विलियम ड्रेक है, उसका इंग्लैंड की क्वीन स्वागत करती है, उसको नाइटहुड देती है। एक स्कॉलर है CR, आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस बात को पूरा करूं? पूरा करिए। CR एन राउत कहते हैं 1580 यानी लेट 16th सेंचुरी के अक्टूबर माह में ड्रेक प्लीमाउथ पहुंचा। अपने साथ जो वो धन लाया, कहां से लाया? लूट कर। कहां से लूटा? जिस कॉन्टिनेंट में बैठकर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वहां से लूट कर लाता है ड्रेक। वो जो इसमें पूंजी लगी थी उसका 14 गुना था। पूंजी वूंजी नहीं लगी थी, किसी तरह जोड़ तोड़ करके गए, लूट के लाए। तो एलिजाबेथ बड़ी खुश हुई, उसका स्वागत की और उसने उसको नाइट की उपाधि दी। तो जिन लोगों को सर कहते हैं, ये शुरुआती समुद्री डकैत और लुटेरे हैं। और जल्दी जल्दी मैं थोड़ा कर रही हूं, समय हो गया है। अब एक 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का हालत
और ये किताब का नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप। इसके पेज संख्या 233 और 34 से मैं पढ़ रही हूँ। लिखने वाले हैं सर जॉन विलियम ड्रेपर। यानी सर है मतलब इंग्लैंड की क्वीन ने, रानी ना कहिएगा कभी, कभी महारानी ना कहिएगा। भारत की रानियां, अफ्रीका की रानियां, एशिया की रानियां, दोनों अमेरिका की रानियां डाकुओं को दंडित करती हैं, नाइटहुड की उपाधि नहीं देती हैं, राजकीय सम्मान से विभूषित नहीं करती हैं। वो सर जॉन विलियम ड्रेपर यानी लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन ऑथर क्या लिखता है, बस इससे हम बात खत्म करेंगे। किसानों के घर घास फूस के थे। कौन से किसानों के, किस सेंचुरी में? जिसको आप बता रहे हैं साहब ये वर्ल्ड कॉन्करर है, इन्होंने दुनिया जीती। और दुनिया क्यों जीती? क्योंकि इनका साहब 13वीं शताब्दी से अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल है, जो हमने आपको बताया था अभी पिछले भाषण में। अकुमुलेशन ऑफ, प्रिमिटिव अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल है। वहां साइंस और टेक्नोलॉजी 13th सेंचुरी ऑनवर्ड आ रहा है। वहां मर्केंटलिज्म है, वहां पर तरह तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसके कारण इनमें इतनी ताकत आ गई कि ये दुनिया के देशों को जीते। तो हम तो तब का नहीं, 17वीं शताब्दी का बता रहे हैं, और ये मामला 18वीं शताब्दी में भी है, 19th में भी यूरोप के बहुत हिस्सों में है। किसानों के घर घास फूस के हैं, जिस पर मिट्टी का लेप है। चूल्हे बिना चिमनियों वाले हैं। अक्सर ये चूल्हे सड़ी हुई मिट्टी के हैं। सड़कों पर लंपट और उचक्के हैं। नदियों में डाकू हैं। कपड़े और चारपाई में खटमल और पिस्सू हैं। जॉन विलियम ड्रेपर सर। इन पुस्तक का नाम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, पेज संख्या 233 एंड 34। और खाते क्या है? खाना आमतौर पर मटर, मोठ, फर्न एक पौधा होता है जो हम लोग गमले में लगाते हैं, उसकी जड़ें, यहाँ तक कि पेड़ों की छाल। अकाल से बचने के लिए वहां कोई ट्रेडिंग नहीं है फूड ग्रेन का। आदमी पूरी तरह मौसम के मिजाज पर है, और मौसम का मिजाज हम बता चुके हैं। 400 साल में 111 अकाल, यानी हर तीसरे साल अकाल है। बाकी 2 साल किसी तरह गुजर बसर हो रही है। 16 साल बढ़िया था। आबादी पहले ही कम थी, इस पर भी महामारी और कंगाली की मार थी। शहरी लोगों की हालत गंवारों से बेहतर नहीं थी। अगर कोई खाते पीते घर का शहरी है तो उसका पहनावा चमड़े का है, सूती कपड़ा नहीं, सिल्क नहीं, ऊन भी नहीं। तो टट्टी पेशाब सब देह में, खटमल और पिस्सू और तरह तरह के कीड़े शरीर में, उसका वर्णन बताऊंगी जब पर्सनल हाइजीन बताऊंगी। और गरीब का बदन तो केवल घास फूस लपेटे होता था। कब तक? 17th सेंचुरी। और यूरोप का, मैं या अमेरिका का मैंने बताया था उस महिला का पढ़ के, कि 18वीं 19वीं शताब्दी में पीरियड्स के लिए केवल घास फूस था, या धरती माता का ग्रेविटेशनल पुल था। गरीब के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। अरे डॉक्टर तो रोसे चाइल्ड के लिए नहीं था 19th सेंचुरी में। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। लाट साहेब के पैर, भाई रोसे चाइल्ड का वर्णन यही तो किया ना नॉर्मन डेविस में, शरीर में टट्टी लगा हुआ है। लेकिन विदेश जाने और तुरंत माला माल होने की अफवाहों से लोगों का चित्त बेचैन था। सेंट्रल अमेरिका से सोना आ रहा था, चांदी आ रहा था, मायन सिविलाइजेशन से, भारत से काली मिर्च जा रहा था। यहाँ एक पार्लियामेंट भी था। इस पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इतना निरक्षर था कि लिख पढ़ नहीं सकता था। मदर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। चर्च जघन्यतम अपराध को
पैसा देने से फ्री कर देता था। छोटे मोटे पाप के लिए 6 सीलिंग और 8 पेंस काफी था। जब चर्च को पढ़ बताऊंगी तब मैं बताऊंगी हत्या करना कितना रुपए में, बलात्कार कितने रुपए में, वो सब तब बताऊंगी। 17वीं शताब्दी के अंत तक लंदन गंदा था ना ना, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक लंदन और पेरिस गंदा था। बेढंगे ढंग से बना, बिना किसी साफ सफाई के इंतजाम के, शहर में जंगली जानवर घुमा करते थे। बरसाती मौसम में सड़कों पर चलना दुष्कर होता, सड़क थे ही नहीं, थोड़े से उस एरिया में थे जहां घोड़े और बग्घी चला करते थे। सामाजिक अनुशासन कोसों दूर था, जिसे नैतिक कहा जा सके वो नहीं था। पति कानूनन पत्नी पर कोड़े से की बरसात करता था। जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कौन है? जिसने रोटी चुरा ली, जो 2 दिन काम नहीं किया, उसको टिकटी से बांध देते थे। एक लकड़ी का एक कोई चीज था, उससे बांध देते थे। ईंट और पत्थर मारते थे। औरतों के पांव खूंटे से बांधकर बाजार में छोड़ देते थे। ईंटे पत्थर से मारा जाता था, धीमी आंच में जलाया जाता था। लंदन में रात के बाद अपने जोखिम पर निकला जा सकता था। चाहे क्राइम रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, कानूनी सजा बेहद बर्बरता से दी जाती थी। हम काफी देर बाद बताएंगे। विलियम ड्रेपर कहता है यहाँ की महिलाएं, यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी में स्त्रियोचित दया और साधारण मानवता इतनी खारिज थी कि वह नारकीय अत्याचारों में सम्मिलित रहती थी। अब इसके बाद आगे जो और है उसको पढ़ने में मुझे अब घबराहट है। नहीं, ये इतना भयंकर, अभी यही लोग पूरी दुनिया को समझाते हैं मोरालिटी, क्लेanलीनेस कैसे रखी जाए, डेवलपमेंट पे एड देते हैं अफ्रीका को कि आप लोग डेवलप होइए। लेकिन ये तो यूरोपियन डिस्कवरी पीरियड वाज एक्चुअली ए कर्स पीरियड फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि वास्को ड गामा को भी, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो उन्होंने बहुत अत्याचार किया है भारतीयों के ऊपर। तो ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन इससे 100 गुना जो वो खुद पर कर रहे हैं वो तो हमको नहीं पता है। बिल्कुल। भारत में टैक्स ले रहे हैं, यहाँ तो लंदन में औरतों को जिंदा जला रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। जिसको इनलाइटनमेंट मूवमेंट कहते हैं, उसमें जो स्कॉलर्स हैं उनको सिर पर हथौड़ा मार के मार रहे हैं। और एनलाइटनमेंट कब है? 18th और 19th में है। किसी अंग्रेज, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज की औकात नहीं है किसी एशियाई देश में किसी स्कॉलर को मारपीट तो छोड़ो, बदतमीजी कर सके, है ना। आदमी को फाड़ के, चीर के, चमड़ी उधेड़ के राजधानी में कर रहे हैं। ये औकात तो इनकी कभी नहीं थी। कभी नहीं थी। लंदन में टट्टी इकट्ठा किया जा रहा है, ये औकात तो इनकी कभी नहीं थी। तो इन दोनों चीजों के जो ये यूरोप वाले सीरीज का मेरा पर्पज था, वो ये बताना कि जिस अत्याचार को हम लोग जानते हैं वो बहुत छोटा है। करने वाले का चित्त जानने के लिए उसको जानो जो उसने वहां किया, जो वो कर पाया। स्त्रियों को लोहे का, उसको चेस्टिटी बेल्ट कहते हैं, वो पहना के ताला बंद, स्त्रियों के जननांगों को ब्लेड से और चाकू से काटना, ये न यूरोप में, ये यूरोप वाले किसी कॉन्टिनेंट में नहीं कर पाए, ये अमेरिका में भी नहीं कर पाए। तो ये बताने का मतलब क्या है? तो पुरानी बात नहीं जी, ये पुरानी बात नहीं है। हम उन बातों की तरफ ध्यान खींच रहे हैं कि अगर ये इसी प्रकार कन्वर्जन करते रहे तो ये क्या क्या और कर सकते हैं।
बिल्कुल। और अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो ये करने के ढंग भद्दे और खराब नहीं होंगे। ये कुछ कोरोना हो जाएगा, कुछ बायोलॉजिकल हो जाएगा, कोई मस्टर्ड गैस हो जाएगी, कोई इस जिससे हम लोग बात कर रहे हैं इस मोबाइल से आपका सब कुछ कैप्चर करके पब्लिक करके आपकी सारी लज्जा, आपका अभिमान हरण किया जा सकता है। करते हैं लोग, करते हैं, होता है। तो अभी तो मैं केवल वर्णन कर रही हूँ भद्दा और क्रूड वाला। तब सोफिस्टिकेटेड वाला शायद सुनने वालों में 10% हैंडल कर पाए। 21वीं सदी में तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं आऊंगी। जानवरों के साथ जो करते हैं ये 20वीं शताब्दी में, लेट 20th सेंचुरी में, पोर्नो जिसको कहते हैं, अभी जो गैंग रेप्स चल रहे हैं, या एक बता दूं, सारी जगह जो रेप लॉज हैं वो क्या है? द वुमन हैज टू टेस्टिफाई दैट शी वाज नॉट विलिंग इन दिस एक्ट, इट वाज एन assault on her, and assault has to be proven by the woman by scratches. If they are not there, she is a willing partner. और ये रेप लॉज आज भी दुनिया भर में है। बिल्कुल। तो ये किस माइंडसेट से है? अभी जो बता रही हूं इसको अगर सहन कर पाए सुनकर, तो वो बताऊंगी जो अभी चल रहा है, उसको समझने के लिए इस डिटेल को जानना जरूरी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और लोगों को भी लग रहा होगा कि बहुत हैवी हो गया है ये शो। और और तो ये थोड़ा तो, जल्दी। हाँ, हैवी हो गया है तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इसके सॉल्यूशंस भी रहेंगे अगले सीरीज में। जैसे कुसुमला जी ने ऑलरेडी बताया कि इसका इफेक्ट आज की दुनिया में क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग हो डिस्कस रहा है। हो रहा है। और एक मेरा निवेदन है, जिनको ठीक लगे, इतने पाप का वर्णन सुनने के बाद थोड़ा हरि नाम संकीर्तन कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, नहीं तो इसको सहना संभव नहीं होता है। बिल्कुल। और दूसरा ये ध्यान दीजिए कि ये जो यूरोपीय लोग सहे, ये भी उसी ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, उसी भगवान विष्णु के पालन किए हुए हैं, उसी धरती माता की संतान है। हमको इनके प्रति भी वैसी ही करुणा और प्रेम रखना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि सनातन धर्म की छाया, प्रेम भरी छाया, ममता भरी छाया संसार के सभी जीवों को मिले। इन पीड़ित मनुष्यों के प्रति घृणा नहीं, और अत्याचार करने वाले मनुष्यों के प्रति भी घृणा नहीं, क्योंकि जो मूल कारण था वो व्यक्ति नहीं था, वो थॉट था, जिसको आज भी लोग गले से लगा रखे हैं। बिल्कुल। बदला तो कुछ नहीं। विक्टिम को तो मेलाइन कर रहे हो, और जो रियल अग्रेसर है उसको गले लगा रहे हैं। अभी तो तो मोदी, भगवान, तो एक मिनट भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि ये मलिनता और तमस हमारे भीतर ना जाए, और हम इसको जानकर इसके निवारण के लिए भगवान हमको शक्ति दे, बुद्धि दे और सामर्थ्य दे। और इसी के लिए मैं हिमालय में आई हुई हूँ। वो हिमालय में बैठे हुए हैं, आप घर पे बैठ के हरिनाम करिए, क्योंकि इस समय ये सब सुनने के बाद आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन इसका पर्पस भी है जानने के लिए। जैसे उन्होंने, कुसुमलता जी ने ऑलरेडी बताया, इसे समझने के बाद आप यूरोपियन से यूरोपियन की भाषा में बात कर सकते हैं। पैरल हिस्ट्री। नमस्ते एंड और थैंक यू। स्वयं को इससे बचा लीजिए, इससे स्वयं को इससे बचा लीजिए। बचाइए, बचाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं ना, इति षोडश का नाम नम कली कलमश नाशनम नातो पर तो पाया सर्व विदेशी दृश्य थे।
एक हरे बार राम सुना दिए, राम राम अब हरे हरे सुना दे, हरे हरे कृष्णा। हरे, तो हरि नाम हरे लीजिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि जी नाम जी। लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। इतिहास को उसी के वास्तविक रूप में जानना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं डिबंकिंग मिथोलॉजी। नमस्ते, धन्यवाद।